ये एक अमेरिकी नौसेना का सी प्लेन है जो अंटार्कटिका के तट से ठीक बाहर घने बर्फीले तूफान में उड़ रहा है। इसके अंदर 9 आदमी सवार हैं जो अंटार्कटिका पर अमेरिका का दावा करने के लिए एक गुप्त मिशन पर निकले हैं। जैसे जैसे वे जमीन के करीब पहुंचते हैं, तूफान और भी भयंकर हो जाता है। दृष्टि बिल्कुल शून्य होती जा रही है। तभी अचानक धड़ाम, प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और बर्फ में गिरते हुए बुरी तरह टूट जाता है। ये इतिहास का सबसे दूरस्थ और खतरनाक प्लेन क्रैश था, जिसमें क्रू घायल, अकेले और दुनिया के सबसे कठोर वातावरण में फंस गए। लेकिन इन असहनीय परिस्थितियों के बावजूद 6 लोग चमत्कारिक रूप से 13 दिनों तक जीवित रहे, जब तक कि उनकी अंततः राहत नहीं हो गई। हमने इस पूरी घटना का मॉडल बनाया है ताकि आपको दिखा सकें कि किस तरह इन बहादुर इंसानों के समूह ने असंभव को संभव बनाया और वो साहसिक बचाव मिशन जिसने उन्हें घर वापस पहुंचाया। 1946 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के 1 साल बाद अमेरिका का ध्यान अंटार्कटिका की ओर गया। ये विशाल अनछुआ महाद्वीप असीम संभावनाओं से भरा था और दुनिया को डर था कि अगला युद्ध इसी पर कब्जे को लेकर लड़ा जाएगा। दिसंबर 1946 में अमेरिका ने एक विशाल अभियान भेजा, 13 जहाज, 33 विमानों और 5000 सैनिकों के साथ। उनका मिशन था महाद्वीप की खोज, बेस बनाना और अंटार्कटिका पर अमेरिका का अधिकार स्थापित करना। इन उड़ानों में से एक थी जॉर्ज 1। 9 जवान, 2 पायलट, रेडियोमैन, मैकेनिस्ट, नेविगेटर, फोटोग्राफर और जहाज के कप्तान। यात्रा बेहद कठिन थी। कड़ाके की ठंड के कारण प्लेन 300 मीटर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। 3 घंटे बाद वे तट पर पहुंचे, लेकिन मौसम अब और भी बदतर हो चुका था। दृष्टि बिल्कुल शून्य होती जा रही थी। अल्टीमीटर बर्फ की मोटी परत देखकर गलत रीडिंग दे रहा था। वो दिखा रहा था कि वे अभी भी 300 मीटर ऊपर हैं, जबकि असल में जमीन तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। पायलट फ्रेंची ने मिशन छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही प्लेन पहाड़ से जा टकराया और उसके ढांचे में एक विशाल छेद कर गया। 5000 लीटर ईंधन तुरंत आग पकड़ गया। एक भयानक विस्फोट हुआ। प्लेन बर्फ पर गिरा, टुकड़ों में बिखरते हुए। दुर्भाग्य से हेंडरसन और लोपेज प्रोपेलर में फंसकर तुरंत मारे गए। बाकी सदस्य जीवित थे, लेकिन फ्रेंची जल चुका था और हिल भी नहीं पा रहा था। फ्रेड विलियम्स की हालत और भी खराब, रीढ़ टूट चुकी थी, चेहरे पर कई चोटें, लग रहा था वो बच नहीं पाएगा। क्रू ने तुरंत अपने बचे खुचे हिस्से से एक शेल्टर बनाया। एक पैराशूट को सुरंग जैसे हिस्से के मुहाने पर बांध दिया ताकि हवा और बर्फ अंदर ना आए। मलबे से उन्हें स्लीपिंग बैग, टेंट और कुछ खाने के डिब्बे मिले, ज्यादातर डिब्बा बंद मांस और सूप। उन्हें पता नहीं था कि कोई उन्हें ढूंढने आएगा भी या नहीं, इसलिए वे बर्फीली सुरंग के अंदर उम्मीद में छिपकर बैठे रहे। विलियम्स को हिलाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसके चारों ओर मलबा और स्लीपिंग बैग लगाकर एक अलग शेल्टर बनाया गया। कुछ घंटों बाद रॉबिन्स उसे देखने पहुंचे, पर तब तक वो ठंड से हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। अब केवल 6 लोग बचे थे और उनकी पूरी उम्मीद बस किसी के उन्हें ढूंढ लेने पर टिकी थी। लेकिन उनका जहाज पाइन आइलैंड यहाँ से 500 किलोमीटर दूर था और इस अंतहीन सफेद दुनिया में मलबा ढूंढना लगभग असंभव। उधर जहाज पर रेस्क्यू मिशन की तैयारी शुरू हुई। आखिरी डेटा के अनुसार जॉर्ज 1 कहीं यहाँ गिरा था, लेकिन ये नहीं पता था कि प्लेन कब गिरा, वो किस दिशा में बह गया और वो किस हालत में है। उसको बचाने के लिए पाइन आइलैंड के मर्दों को उन्हें ढूंढना था, फिर किसी तरह एक ऐसे प्लेन से बचाना था जो केवल पानी पर उतर सकता था। जहाज के आसपास मौसम लगातार 3 दिनों तक भयंकर बना रहा और इस वजह से कोई भी बचाव मिशन शुरू नहीं किया जा सका। उधर क्रैश साइट पर 6 जीवित बचे लोग धीरे धीरे -20 डिग्री की बर्फीली आंधी में जमते जा रहे थे। फ्रेंची की हालत बेहद खराब थी। उसके जलने की वजह से वो अपना मुंह ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे फ्रॉस्ट बाइट और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा था, लेकिन ठंड और सूखे वातावरण ने उन संक्रमणों को फैलने नहीं दिया जो सामान्य परिस्थितियों में उसे अब तक मार देती। इन सब के बावजूद फ्रेंची ने एक बार भी शिकायत नहीं की, बल्कि जब भी मौका मिलता वो मजाक करने की कोशिश करता। मलबे की ओर तलाश करते हुए रॉबिन्स को एक गैस स्टोव मिला, जिसे वो प्लेन के एक अतिरिक्त टैंक से ईंधन निकालकर चलाने में सफल रहा। इसके बाद वो पूरी टीम का अनौपचारिक शेफ बन गया। दिन में 2 बार खाना बनाता, पालक का सूप और ब्रेड पर पीनट बटर। दिन 4 पर मौसम अचानक साफ हुआ। सूरज की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। हालांकि वे खतरनाक हालत में थे, लेकिन उनके चारों ओर की खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि वे कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गए। उन्होंने इस मौसम का फायदा उठाते हुए अपने मृत साथियों को ठीक से बर्फ के नीचे दफना दिया। बचाव दल को उन्हें ढूंढने में आसानी हो, इसीलिए उन्होंने कब्रों में धातु के टुकड़े भी रख दिए ताकि मैग्नेटोमीटर से उन्हें ढूंढा जा सके। दिन 5 पर उनका ताज़ा खाना लगभग खत्म हो चुका था।
और जल्द ही वे सिर्फ सूखे मांस के डिब्बों पर निर्भर रहने वाले थे। उसी दिन रॉबिन्स ने और उपकरणों की तलाश की और उसे लोपेज का कैमरा मिला, वो फोटोग्राफर जो क्रैश में मारा गया था। उसने क्रैश साइट की कुछ तस्वीरें ली और फिल्म को अपने स्लीपिंग बैग में रख लिया ताकि वो उसे भूल न जाए। दिन 7 पर जहाज के पास मौसम आखिरकार साफ हुआ और पाइन आइलैंड से बचाव विमान टीम की खोज में निकला। आखिरी ज्ञात लोकेशन के आधार पर उन्होंने जिगजैग पैटर्न में जमीन की तलाश शुरू की। जैसे ही वे जमीन के ऊपर पहुंचे, मौसम फिर से बादलों से भर गया और किसी भी उम्मीद की धुंध के समुद्र में खो गई। ठीक उसी समय फ्रेंची नींद से हड़बड़ा कर उठा और बोला कि उसे दूर से विमान की आवाज सुनाई दे रही है। वास्तव में उसने कुछ नहीं सुना था, वो बस बचाए जाने का सपना देख रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि विमान उनसे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर से होकर गुजरा था। आने वाले दिनों में मौसम दोबारा बिगड़ गया और टीम का मनोबल सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। वे बुरी तरह हताश थे। उन्होंने मलबे का एक बड़ा ढेर बनाया जिसे जलाकर किसी भी पास से गुजरते विमान का ध्यान खींचा जा सके। रॉबिन्स को कुछ पीला रंग भी मिला तो उसने विमान के पंख पर अपने बचावकर्ताओं के लिए एक नोट लिख दिया। समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन उनकी किस्मत अब बदलने वाली थी। दिन 13 की सुबह मौसम आखिरकार साफ हुआ। वे नाश्ता कर रहे थे जो अब केवल कुछ खुबानी के टुकड़ों तक सीमित रह गया था। तभी अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। कंपन तेज और तेज होता गया और फिर पाइन आइलैंड की टीम ने अपने खोए साथियों को ढूंढ लिया। बचे हुए लोग बाहर भागे, दोनों हाथ हवा में लहराते हुए। उनकी पीड़ा अब खत्म होती दिख रही थी, लेकिन विमान के पास लैंडिंग गियर नहीं था और पास में उतरने के लिए कोई सुरक्षित जगह भी नहीं थी। इसीलिए विमान से एक नोट गिराया गया, अगर आप चल सकते हैं तो 10 मील उत्तर में झील तक जाएं और हाथ मिलाकर एक गोला बनाएं। यदि नहीं चल सकते तो सीधी लाइन में खड़े हों। उन्होंने तुरंत गोला बनाया। फिर फ्रेंची को एक स्लेज पर बांधा गया और उनकी सबसे कठिन यात्रा की शुरुआत हुई। पीछे मुड़कर देखा तो उनका क्रैश हुआ विमान अब सिर्फ एक छोटा सा बिंदु था, जिसे देखकर एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें ढूंढ लिया गया था। झील तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। सीने तक ऊंची बर्फ में फ्रेंची को घसीटते हुए उन्हें 12 घंटे लग गए। विमान उनकी यात्रा पर नजर रखता रहा, रास्ते को चिन्हित करने के लिए सामान गिराता रहा और बीच बीच में उनकी तस्वीरें लेता रहा। विमान ने झील पर बिल्कुल सटीक लैंडिंग की और 2 लोग बचे हुए सदस्यों की खोज में निकल पड़े। अचानक घना कोहरा छा गया। दोनों टीमें एक दूसरे से बिल्कुल अनजान धुंध में खो गईं। जीवित लोग हवाई जहाज की आवाज करीब सुन रहे थे, लेकिन ठीक तभी उनके सामने 20 मीटर ऊंची चट्टान आ गई। जीवन और मौत की आखिरी बाधा। चमत्कारिक रूप से बाईं ओर एक लगभग परफेक्ट रास्ता था, जैसे किसी ने उन्हें बचाने के लिए वो रास्ता पहले से बना रखा हो। सावधानी से नीचे उतरकर जब वे बर्फीली झील पर पहुंचे तो धुंध के बीच से वो 2 बचाव कर्मी उभरे और 2 हफ्ते की डरावनी पीड़ा और संघर्ष के बाद सभी लोग अंततः अपने साथियों से मिल गए। वे विमान में चढ़े और उन 6 बहादुर मर्दों को सुरक्षित जहाज पर वापस ले जाया गया। ये कहानी मानव साहस और जीवित रहने की सबसे अविश्वसनीय कथाओं में से एक है और वे 6 मर्द आगे जाकर अपनी अपनी जिंदगी में लौट पाए और अपनी कहानी दुनिया को सुना सके। जहाँ तक उन 3 साथियों की बात है, वे अब भी वहीं दफन हैं, लगभग 80 साल की बर्फ और बर्फबारी के नीचे पूरी तरह संरक्षित। आज वो बर्फ 100 मीटर से भी अधिक गहरी हो चुकी है। रॉबिन्स को मिला कैमरा कभी क्रैश साइट से बाहर नहीं लाया जा सका। उसके अंदर की तस्वीरें, जो शायद हजारों शब्दों से अधिक कीमती होंगी, अब भी वहीं दबे हैं, किसी दिन खोजे जाने की प्रतीक्षा में। दुर्भाग्य से आज तक कोई भी उस महत्वपूर्ण जगह पर फिर कभी नहीं जा पाया।